हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके पहले चैप्टर के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इसके चैप्टर 2 जिसका नाम है संविधान की उद्देश्य का और नागरिकता, इसके प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में देखेंगे। दोस्तों, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह क्लास उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की उद्देश्य क्या यानी प्रस्तावना और नागरिकता। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यह प्रश्न पिछले चैप्टर में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्य का या प्रस्तावना। व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के आदर्श एवं मनोभाव का प्रतिबिंब संविधान की उद्देशिका में देखने को मिलता है। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो उस समय उद्देशिका यानी प्रस्तावना निर्णायक भूमिका निर्वाह करती है, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, उद्देश्य और आधारभूत सिद्धांत शामिल हैं। इसलिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो पूछा जाता है प्रस्तावना जो है किस पर आधारित है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया था, यह भी ध्यान रखिएगा, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। और यही बाद में जो है प्रस्तावना का आधार बना। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान के किस भाग में नागरिकता के प्रावधान शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाग 2 में क्या आपका नागरिकता है। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 के आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 से लेकर 4। ठीक है, और भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में आपका नागरिकता है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 5 से लेकर 11। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकता अधिनियम ये कब आया था? तो 1955 में यह आया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार से? इंपॉर्टेंट है ये। तो जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से संभव है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति भी देख लेते हैं। ये 3 प्रकार से होता है। कैसे? पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी कोई अपनी नागरिकता स्वयं त्याग दे। ठीक है, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। और तीसरा है कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता क्या हो जाती है? स्वयं समाप्त हो जाती है। हालांकि यह तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तथा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है भारत की? तो 5 प्रकार से। कौन कौन से? तो जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा और किसी भूभाग के शामिल होने पर। ठीक है, और समाप्त
किस प्रकार से की जा सकती है? तो स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी के द्वारा, और कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का एक भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के बाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो पहला आपका पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था? तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था, और समाजवादी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो है किसकी विशेषता है? तो ये संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका क्या है? वहां पे संघीय सरकार है और वहां पे दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो कौन निर्धारित करता है नागरिकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। इसको हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखन नहीं है। करा प्रस्तावना में जो है किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका न्याय का उल्लेख है, भ्रातृत्व यानी बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व का उल्लेख भी आपका प्रस्तावना में किया गया है, और प्रतिष्ठा की समानता का भी उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? कौन सा जो है उद्देश्य, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता ये प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में शामिल है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, उद्देश्य और आधारभूत सिद्धांत शामिल है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, ये भी ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। ठीक है, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और अवसर की समानता की बात कही गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये इसकी क्या है? ये आपका इसकी स्वतंत्रता है प्रस्तावना में, और अवसर की समानता की बात कही गई है, किंतु जो है आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, निम्नलिखित अवतरण में इसको देखते हैं। प्रस्तावना दिया है ये, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म
समर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ क्या है, इसमें पूछ रहा है एक्स क्या है, डेट पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा के द्वारा इसी दिन जो है इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। प्रस्तावना को हम ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए इसमें यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो आपका प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसे तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। एक आपका सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो विचार की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 1 2 3 4 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है हमारे प्रस्तावना में। ठीक है, और प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है प्रस्तावना में। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था और इसे संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, सभी को पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देश्य का आधार बना, ये बता चुका हूं पहले प्रश्न में ही, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था कब, 13 दिसंबर 1946 को, और इसे 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था और यही बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। दूसरा है आपका, एक व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। पूछ रहा है इसमें कौन सा सही है, तो दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। ये पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। जन्म के द्वारा नागरिकता, अभी हमने पढ़ा था जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, इसको देखते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले में भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का क्या है, नागरिक है। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई 1947 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक क्या है, भारत का नागरिक था, तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट भी दिया गया, 7 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ वह कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो, दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी ना हो, तो वह भारतीय नागरिक या विदेशी हो सकता है। यह आपका जन्म के द्वारा नागरिकता है। ठीक है, इतना डिटेल में आपसे बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका कूट दिया है और कथन आपका नीचे दिया है, यहाँ पे कथन दिया है। ठीक है, पहला इसमें वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता स्थित है। और इसमें दूसरा है, यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने, मतदान करने या भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन क्या है, सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन आपका पहला सही है, दूसरा क्या है आपका गलत है। देखिए केस देखते हैं इसमें। LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रथम बार केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया था। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी अन्य देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या 1950 के बाद
के वे नागरिक सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण के लिए। दोहरी नागरिकता ग्रहण करने वाले प्रवासी भारतीयों को मतदान और चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उन्हें भारत में संपत्ति रखने और खरीदने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनआरआईज द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्तें या शर्तों में से कौन सी पूरी की जानी चाहिए? जो एनआरआई होते हैं उनके बारे में दिया है, मतदाता के बारे में। पहला है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। दूसरा है, एनआरआई चाहे उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं। तीसरा है, पात्र एनआरआई को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जो आपका एनआरआई है ये क्या है, एनआरआई चाहे उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं। और आपका दूसरा है, जो एनआरआई होते हैं निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना होता है इन्हें। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान गणतंत्री है क्योंकि यह, करा भारत का संविधान क्या है, गणतंत्री है क्योंकि यह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है आपका गणतंत्री है क्योंकि यहाँ पे कोई वंशानुगत जो है तत्व नहीं रखता। जैसे आपका ब्रिटेन में क्या है, तो वहां पे आपका वंशानुगत शासन चलता है, जैसे राजा के पुत्र होते हैं फिर वही अपना चलता रहता है। भारत में क्या होता है, जो कार्यपालिका यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, करा कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द, इसमें पहला है आपका अनुच्छेद 39D के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 14 के साथ पठित ऐसे कानून को जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगी। तीसरा है अनुच्छेद 25 के साथ पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। और चौथा है अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 23 में आपका क्या है, मूल अधिकार है ये। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के मूल्यों पर बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात्श्रम प्रतिबंधित किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार क्या होगा, आपका दंडनीय होगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी है। संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का यानी प्रस्तावना उपयोगी है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह जो है यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में ही आपका जो है संविधान के आदर्श उद्देश्य ये सब शामिल हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, SR बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया है? SR बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में ठहराया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी। देखिए 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचे का अंग माना। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा की विस्तार में चर्चा की। न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों के लिए सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न जो है यूपीएससी और बीपीएससी ये जो स्टेट पीसेस होते हैं उसमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित है। करेक्ट, कौन से आदर्श जो है ये प्रस्तावना में शामिल है? ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तो शामिल है आपका।
समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ये भी प्रस्तावना में शामिल है। पूंजीवाद और मुक्त ये नहीं शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकता का अर्थ है। पूछ रहा है इसमें नागरिकता का अर्थ है। पहला है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, बिल्कुल करेक्ट है। नागरिकता प्राप्त करने से हमें पूर्ण सिविल अधिकार मिलता है और राजनीतिक अधिकार मिलता है। दूसरा है लोकसभा यानी संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। ध्यान रखिएगा, हमें लोकसभा का मताधिकार मिलता है, लेकिन हर राज्य का नहीं। जिस राज्य का वो नागरिक होगा उसी विधानसभा में उसे जो है निर्वाचन या मतदान देने का जो है अधिकार प्राप्त होता है। हर राज्य नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए गलत है ये। तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त होता है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात कही गई है। नागरिकता का अर्थ नागरिकों को पूर्ण सिविल व राजनीतिक अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को संसद सदस्य या विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार भी प्राप्त है, किंतु नागरिकों को केवल उसी विधानसभा के लिए निर्वाचन का अधिकार प्राप्त होता है जहां का वह निवासी हो, न कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें करा 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतःस्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी ओसीआई की श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और इसके में पहला और तीसरा गलत है। इसमें दिया क्या है ये भी देख लेते हैं। या भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी पीआईओ को जो किसी अन्य देश के नागरिक हो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, ये गलत है। इसमें आपका दूसरा सही है। या भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हो बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है, ये करेक्ट है। ठीक है, तीसरा है या ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है, यह आपका गलत है। चौथा है ओसीआई को भारत के बिना वीजा की यात्रा करने की मंजूरी देता है, ये कथन आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा कौन सा जो है सही नहीं है, इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। देखिए भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। इसके साथ ही यह प्रवासी भारतीय नागरिकों को भारत में आम चुनाव में मतदान देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। करा कौन से भारत के संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। तो इसमें पहला है यह धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये तो आपका सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है, ये भी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा नहीं देता है। तीसरा है यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ये करेक्ट है आपका। या धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है, ये भी आपका करेक्ट है। इसमें पूछ रहा कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी केवल आपका दूसरा। ठीक है, भारत के संविधान ने पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श ग्रहण किया है, अर्थात राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ है राज्य का संबंध मात्र व्यक्तियों से है। राज्य ईश्वर संबंधी विचारों से पूरी तरह क्या है आपका तटस्थ है। भारत के संविधान में व्यक्तियों को उनके धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं तथा परंपराओं को युक्त निर्बंधों के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करने का अधिकार देता है। भारत में क्या है आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान के नागरिकता के उपबंध के बारे में सही है। खरा भारत के संविधान के नागरिकता के बारे में कौन सा उपबंध सही है। ठीक है, इसमें पहला है
यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यदि कोई जो है स्वेच्छा से त्याग देता है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरा, संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। ये भी करेक्ट है, अनुच्छेद 11 में हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकता अधिनियम में 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है। जो 2015 में संशोधन हुआ था पूछ रहा उसमें किसमें परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिवासी भारतीय भारत के निर्वाचन में मत देने के हकदार हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका सभी कथन क्या है, करेक्ट है। इसमें और भी क्या ये सही है, भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाएगा। ठीक है। और भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समक्ष रखा गया था। भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार हैं। इसमें कौन सा किसमें संशोधन नहीं किया गया था, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया था, यानी किसके द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। आ चुका है प्रश्न, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है, तो ये भी आ चुका है प्रश्न। करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है, तो ये मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में और डीपीएसपी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बता चुका हूं इसके बारे में। जो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत एवं अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। देखिए, मूल कर्तव्य इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। कर्तव्य तो हो गया आपका मूल कर्तव्य। संविधान समिति का विचार था कि जहां संविधान के नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है वहां उनके लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के अन्योनाश्रित हैं। नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। इस प्रकार संविधान के प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या उपयुक्त तीनों विकल्प में मिलती है। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उद्देशिका के बारे में दिया है, प्रस्तावना के बारे में। पहला, इसमें उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। उद्देशिका को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है संविधान की। ठीक है। दूसरा आपका, उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और वह सर्वोच्च संप्रभुता धारण करते हैं। ये कथन आपका क्या है, आपका गलत है। ठीक है। क्योंकि जो है उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं, ना कि भारत के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, भारत के लोग हैं। तीसरा है, बेरूबारी यूनियनवाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये बेरूबारी यूनियन केस में था। ठीक है। ये आपका करेक्ट है। इसमें कौन सा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, सही पूछा इसमें, पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बारे में देखते हैं, यहां से प्रश्न पूछा आता है। देखिए, उद्देशिका को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना के अनुसार संविधान में निहित संपूर्ण शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। ठीक है। प्रस्तावना यह शुरू भी होता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग हैं तथा सर्वोच्च संप्रभुता धारण करते हैं। और बेरूबारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, तथापि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या स्पष्ट है वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। किंतु ध्यान रखिएगा,
ये जो बेरुवारी केस हुआ था, इसमें जो कहा गया था कि उद्देश्य का जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किसने माना था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, तो बेरुवारी केस में माना गया था। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को ही पलट दिया था और उद्देश्य का को क्या माना था, संविधान का अंग माना था। ठीक है, और उसमें जो है उद्देश्य में कहा गया था कि संसद संशोधन कर सकता है, किंतु उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि जो उद्देश्य का है ये प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और कोई सुझाव भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, किसके द्वारा दिया इसमें। पहला है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता निलंबित की जा सकती है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यह भी आपका क्या है, सही है। यदि कोई भारतीय स्त्री विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता निलंबित की जा सकती है, ये भी सही है। तीसरा है, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उस समय भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ये भी आपका क्या है, सही है। चौथा है, यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है, ये आपका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से होता है। पहला है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिलाने पर जो है उसकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। अगला, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर भी उसकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। लगातार 7 वर्षों तक भारत के रहने पर भी। ठीक है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट यानी जो भारत है राज्यों का संघ है और भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है ये। दूसरा, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी, ये भी आप करेक्ट है। एस के धर आयोग, इसका गठन जो है 1948 में किया गया था। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को जो है इसने वरीयता दी थी, ये सही है। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये कथन आपका क्या है, गलत है। ये जो है भाषाई आधार के पक्ष में ये थे। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, सही पूछा है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। पहले अनुच्छेद 1 में कहा गया कि जो भारत है ये क्या है, राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन यह संघ शब्द संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राज्यों का संघ, इस सब शब्द का अर्थ है एक देश का नाम और दूसरा क्या आपका राज पद्धति, ये जो है राज पद्धति का प्रकार। यह संघ है कि विभक्त नहीं हो सकता, जो भारत है, इन जो राज्य है भारत के, ये हम संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा है, जो विभिन्न राज्यों में क्या हुआ है, प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर जून 1948 में
एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में किया गया था। और इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषाई आधार पर ना होकर कैसे हो, ये प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हो। ठीक है, उसके बाद एक समिति और बनती है, जेबीपी समिति। ठीक है, जेबीपी समिति, इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल शामिल थे और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। और इन्होंने अप्रैल 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में औपचारिक रूप से कहा गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है ये प्रशासनिक आधार पर ना होकर कैसा हो, तो ये भाषाई आधार पर होना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इस समिति ने कहा, किसने कहा? जेबीपी समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्न में कौन से शामिल होते हैं? करा संघीय राज्य व्यवस्था में निम्न में कौन शामिल होते हैं? संघीय व्यवस्था में पहला, समन्वय के लिए एक तंत्र होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। राज्यों के मध्य संबंध होना चाहिए, ये भी सही है। संघ में क्या होना चाहिए? एक दूसरे राज्य के बीच संबंध होना चाहिए। संघ और राज्यों के बीच संबंध होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। संघ और राज्य के बीच में भी संबंध होना चाहिए, दोनों के बीच में। विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये भी आपका, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। ये सब होना चाहिए संघीय व्यवस्था में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका के बारे में दिया है, अब पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। सीडीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसको जो है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सही है। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें संविधान के आदर्श शामिल है। तीसरा है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है, यानी हम भारत के लोग जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सभी, इसमें डी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। उद्देशिका संविधान का सार बताती है तथा संविधान किन आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण उद्देशिका से हो जाता है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से या प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में करा कौन सा कथन सही है? पहला, यह संसद के संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है, सही है। तो यह जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, गलत है। यह संसद की संविधानिक शक्तियों के अंतर्गत है, यह भी गलत है। इसमें पहला करेक्ट है कि यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार के से क्या है? परे है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति संसद में नहीं है। संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति के परिधि के ये बाहर है। केशवानंद भारती केस में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, आधारभूत ढांचा जो है किससे आया था? तो केशवानंद भारती केस से आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, करा भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, बिल्कुल करेक्ट है, ये त्याग दे स्वयं। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, ये भी आपका सही है, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भी समाप्त हो जाता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है और सरकार की आलोचना करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता के अधिग्रहण के साथ साथ नागरिकता खोने के प्रावधानों के बारे में भी बताता है, त्याग के द्वारा और निष्कासन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? तो ये 2003 में, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा लिया गया है। और लेकिन उद्देशिका पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अंग में है? तो ये आपका भाग 2 में है। ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है भाग 3 में। भाग 1 में आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है, यानी प्रस्तावना को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। और किसने कहा था ये भी ध्यान रखिएगा, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो है किसे कहा है संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा, तो आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि KM मुंशी ने जो है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री भी कहा है। ठीक है, राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है KM मुंशी ने प्रस्तावना को। ठीक। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण। राजनीतिक व्यवस्था के पूछ रहा मूलभूत लक्षण कौन सा है? पहला है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिल्कुल करेक्ट है, भारत क्या आपका लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। बिल्कुल सही है, संसदीय सरकार है, ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये भी आप करेक्ट है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यानी प्रस्तावना में कहा गया हम भारत के लोग। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता नहीं, एकीकृत शक्ति नहीं भारत में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन है। जैसे आपका संघ है, उसके बाद आपका राज्य है, राज्य के बाद आपका पंचायती राज्य है, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है, एकीकृत नहीं है। ये गलत है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? संघीय लक्षण, इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, करा कौन सा संघीय लक्षण है? तो एकरी नागरिकता, यानी एकल नागरिकता जो है ये आपका संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, एकहारी नागरिकता जो है ये आपका संघीय नहीं है। संघीय का क्या लक्षण होता है? ये आपका दोहरी नागरिकता होती है, जैसे आपका अमेरिका में है। ठीक है, भारत क्या है? भारत जो है अर्ध संघीय है, संघ भी है और नहीं भी है। ठीक है, जैसे केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारत में है। देखिए, भारत में केंद्र एवं इस प्रकार से देखा जाए तो भारत क्या संघ है। लेकिन अगर नागरिकता के आधार पर देखा जाए तो भारत संघ जो है संघीय नहीं है। ठीक है, और संघीय में और क्या होता है? इसमें लिखित संविधान होता है। भारत में भी लिखित संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत में भी आपका स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, और ये संघीय लक्षण है। लेकिन एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया हमारे देश में, और भारत में जो है इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? अर्ध संघीय कहा जाता है। पूर्ण रूप से भारत जो है संघीय नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो आपका जो है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके थोड़ी प्राप्त किया सकता है। अभी हमने पढ़ा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है इसमें उल्लिखित किया गया किस प्रकार नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। बैंक में धन जमा करने से थोड़ी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है, और इसके आगे के क्लास में हम लोग मूल अधिकार के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मूल अधिकार। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।